नमस्कार साथियों, जैसे कि आज सुबह की वीडियो में मैंने बताया था कि आज जो शाम का वीडियो होगा उसमें मैं आपके समझ अपने अनुभव से जो मेरी ट्रिक है उस ट्रिक को साझा करूंगा करके। तो मुख्य रूप से 2-3 ट्रिक है जो मैं इतने वर्ष के अनुभव में व्यापम में मैंने देखा है। इसमें से पहला ट्रिक ये है कि अगर व्यापम में कभी भी व्यापम के प्रश्न में अगर 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन ये सभी हो, यानी कि इंक्लूडिंग सबको जोड़ के ये सभी वाला ऑप्शन दिया हो, इनमें से कोई नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे, मैं बोल रहा हूँ उपरोक्त सभी या तो ये सभी ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हो। या दूसरी भाषा में अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन अगर अपन देखें तो ए बी दिया है, एक ऑप्शन ए दिया है, दूसरा ऑप्शन बी दिया है और तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों। अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ था वह आता है हमारे पास, तो 90 से 100% प्रश्नों पर उपरोक्त सभी या ए और बी दोनों आंसर होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो कि मैंने एक नहीं 50वें एग्ज़ाम में महसूस किया है। इसको आप जो है वो आगे के क्वेश्चन में मैं जब ध्यान से आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इसका हमेशा जो है वो क्या करें, पालन करें। मतलब आप क्या करेंगे कि अगर आप फंस रहे हैं, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको डाउट हो रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरीके का ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक ये रहता है साथियों कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए जिसमें आपको आंसर नहीं आ रहा है और आपको क्या लगाना हो, उसमें उस ऑप्शन के बेस पे उसको क्या करना हो, प्रश्न का उत्तर चयन करना हो, तो ऐसे केस में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मेरे एक दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत मस्ती करता था, बहुत मजाक करता था। उसने एक बार मजाक में ही कहा था, जब मैं उसको बोलता था कि तैयारी कर ले तो वो तैयारी नहीं करता था। और जब मैंने उससे पूछा था कि तू तैयारी क्यों नहीं करता है करके, तो उसने जवाब दिया था कि क्या करूँगा तैयारी करके, मेरे को क्या है, मेरे को तो बस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन लगाना है। तो मैं बोला कि कौन सा ऑप्शन लगाएगा, तो उसका कहना था कि जो अलग है वही उत्तर है। और ये बात उसने मजाक में कही थी, परंतु उसके ये कहने के बाद मैंने कम से कम 50 से 60 एग्ज़ाम में इस चीज़ को आजमाया। जहाँ पे मैं फंसा वहाँ पे मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करके देखा, तो काफ़ी जगहों पे ट्रिक भी सक्सेसफुल रही। और मैं ये कहूँगा कि 70 से 80% जगह पे ये ट्रिक भी काम करती है। तीसरा ऑप्शन ये बोल रहा हूँ कि कई बार प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा होता है, केवल प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग सामान्यतः प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं, जिसकी वजह से हमारे को आंसर मिलता नहीं। तो आज ये तीनों चीज़ के बारे में, और तीनों मतलब मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करवा ही रहा हूँ, इन तीनों चीज़ों को मैं क्या करूँगा, इसी क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इन तीनों ट्रिक के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, जैसे कि पहला ट्रिक था कि जहाँ पे भी ये सभी आ जाता है वही उत्तर होता है। तो जैसे अपन 25 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में किए थे, 25 या 26 क्वेश्चन, तो उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर भी ये सभी लिया था, जहाँ पर 3 ऑप्शन थे और चौथा ऑप्शन ये सभी था। वहाँ पे क्या लिया गया था, चौथे ऑप्शन को ही आंसर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अगर इस टाइप का कोई और प्रश्न आया होगा तो इसमें मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर एक प्रश्न आया था भंडारण वाला प्रश्न जो था, ये 10वां नंबर का प्रश्न था पिछले साल का। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये सभी आंसर लिया गया है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आपको आगे और कोई सा प्रश्न इस प्रकार का मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ 26 तक के में। तो उसके बाद हमारे को 17वां प्रश्न हमने सॉल्व किया था, उसमें भी उपरोक्त सभी का ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें भी उपरोक्त सभी का आंसर लिया गया था। 17वां प्रश्न अगर आप देखिए, यहाँ पे भी उपरोक्त सभी का एक ऑप्शन दिया हुआ है और उपरोक्त सभी ही इसका भी आंसर हुआ है। उसके बाद का और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। 17, क्योंकि हम लोग उस दिन 25 तक के सॉल्व कर लिए थे तो मैं 25 तक के आपको पहले दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बस एक जगह पे क्या हुआ है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। इसमें लिया है कीमत सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत, वितरण सिद्धांत और उपयोग सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला आंसर नहीं आके कीमत सिद्धांत आया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% वही उपरोक्त सभी होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 90 to 95% उपरोक्त सभी आता है, हर जगह पे आएगा जरूरी नहीं। परंतु अगर आपको आंसर नहीं मालूम है या थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो उसके बाद अपन आगे और बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे 26 क्वेश्चन तक के। 26 क्वेश्चन तक के हमने सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आज का वीडियो चालू होता है, आप यहाँ से देखते हैं हम लोग 27वां क्वेश्चन से। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। क्या क्या सुमेलित करना है? तो कुल लागत दिया है, औसत लागत दिया है, सीमांत लागत दिया है और औसत स्थिर लागत दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? कुल लागत। कुल लागत मतलब क्या होता है? कुल लागत मतलब दो किस्म की लागत होती है, एक होता है स्थिर लागत और दूसरा क्या होता है? परिवर्तनशील लागत। एक होता है स्थिर और दूसरा क्या होता है? परिवर्तनशील लागत। इन दोनों ही लागत का योग जो होगा वो क्या कहलाएगा? कुल लागत कहलाएगा। तो इन दोनों लागत का योग क्या होता है? तो कुल लागत का योग जो हो, कुल लागत के लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। फिर आ जाए दूसरा ऑप्शन की औसत लागत। तो औसत लागत किसको बोलते हैं? तो औसत लागत क्या होगा? जब कुल लागत में से उसकी क्वांटिटी को भाग दे दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? औसत निकल जाएगा। औसत निकालने का तरीका सभी को मालूम है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, वही वाला नियम है। यहाँ पे कुल लागत बटे कुल संख्या हो गया है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद तीसरा आया है सीमांत लागत। जब भी सीमांत की बात करते हैं तो सीमांत लागत की बात करने का मतलब ये है कि जब भी कभी सीमांत की बात आएगा वहाँ पे एक अतिरिक्त इकाई आता है। तो यहाँ पे पहले लिया हुआ है कि एक अतिरिक्त इकाई यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n-1। तो n-1 से आशय ये है कि वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जो परिवर्तनशील साधन है उसमें परिवर्तन करने के बाद कितना लागत आया और परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करने के पहले कितना था, दोनों का जो अंतर है। इस सीमांत की जब परिभाषा, मार्जिनल की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि कोई भी चीज़, जैसे अगर मैं सीमांत लागत की बात करूं या सीमांत उपयोगिता की बात करूं, तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वही क्या है? सीमांत उपयोगिता। तो इसी प्रकार से कुल उपयोगिता में क्या हुई है या कुल लागत में जो वृद्धि हुई है, जैसे अभी यहाँ लागत की बात कर रहे हैं, तो कुल लागत में जो वृद्धि हुई है कब? एक अतिरिक्त इकाई के बाद, ठीक है। तो एक अतिरिक्त इकाई के पहले कितना था, एक अतिरिक्त इकाई के बाद कितना है, दोनों का जो अंतर है वही क्या है? सीमांत लागत है। फिर एक आखिरी था औसत स्थिर लागत। तो औसत निकालने बोला है तो औसत के लिए आप भाग दिए प्राइस से, ऊपर में आ गया TFC यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका आंसर इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये वाला आंसर है जिसमें लिया गया कुल लागत बराबर 2। इसको अगर आप मिला लेते तो पहले ही दो ऑप्शन तो पहले ही कट जाते हैं आपके। इन दोनों में ही डाउट होता है, B और D में, मतलब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है 50% हो जाता है और व्यापम में जो है माइनस मार्किंग होता है और केवल 25% का रहता है। तो यहाँ पर आप रिस्क टेक एक ऑप्शन को भी जानते तो आप रिस्क ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको 50% से आपका रिस्क पहले ही कम हो चुका था, ठीक है। फिर भी अगर आपको और ऑप्शन मालूम है तो अच्छी बात है और इससे आपका ये आंसर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आता है अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय यानी कि अतिरिक्त मांग का कुल मिला के मतलब ये होता है कि मांग का क्या हो जाना? बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। मांग कब बढ़ेगी? जब जाहिर सी बात है मुद्रा का प्रसार होगा। मुद्रा का प्रसार होगा तो मांग क्या होगी? बढ़ेगी। मुद्रा का प्रसार कैसे होता है? घाटे का वित्त पोषण में हम लोग क्या करते हैं, लोगों के पास हम लोग, सरकार ये दिखाती है कि हमारा क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, और घाटा की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? नाट प्रबंधन करके नोट छाप रहे हैं। नोट छापने की वजह से क्या हो रहा है? मुद्रा का प्रसार हो रहा है। तो जाहिर सी बात है मुद्रा बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी। करों में अगर सरकार कमी करती है तो भी क्या होगा? लोगों के पास पैसा बचेगा, और लोगों के पास पैसा बचेगा तो मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार जो सब्सिडी देती है, सरकार जो अन्य प्रकार की छूट देती है, उन सब व्ययों की वजह से भी क्या होता है, जो है लोगों के पास पैसे बचते हैं, और जिससे फिर एक प्रकार से इसको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे भी क्या होती है? मांग में वृद्धि होती है। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। अगर हम लोग सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करते हैं तो उसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ेगा, और ब्याज चुकाने से हमारा पैसा क्या होगा? पैसे का जो फ्लो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पैसे का फ्लो जब कम होगा तो मांग भी क्या हो जाएगी? अपने आप ही कम हो जाएगी। तो अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय अगर आपसे पूछा गया इस ऑप्शन में तो इसका आंसर क्या होगा? सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। उसके बाद अगला ऑप्शन में जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन था व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 2 लाख है।
व्यवसाय में विनियोजित पूंजी कितनी बताया है, 2 लाख बताया है, और ब्याज की दर कितना बताया है, प्रत्याय की दर कितना बताया है, 15%, और सामान्य लाभ कितना दिया हुआ है आपका 48,000 रुपये। ठीक है, तो आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कौन सा विधि से निकालने बोला है, अधिलाभ। अधिलाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का अधिक होना। किससे अधिक होना, 2 लाभ की तुलना करोगे तभी अधिक होगा। तो पहला एक लाभ होगा आपके पास वास्तविक औसत लाभ, और दूसरा लाभ होगा आपके पास सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ किसको बोलते हैं, पहले इसको समझ लीजिए ताकि इसके क्वेश्चन को आप बना सकें। तो सामान्य लाभ, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति पैसा लगाता है तो कुछ ना कुछ पैसे के बदले रिटर्न की उम्मीद करता है, जिसको हम लोग पूंजी पर प्रत्याय बोलते हैं या कैपिटल के ऊपर रिटर्न बोलते हैं। तो अगर मैं 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मैं तो सोचूंगा कि कुछ ना कुछ मैं कमाऊँगा। जितना मैं कमाने की बात सोच रहा हूँ वही क्या है, मेरा सामान्य लाभ है। तो मैं 2 लाख लगा के कितना कमाने की सोच रहा हूँ, 15%, यानी कि कितना 15% कितना होता है, 2 लाख का जब आप 15% निकालेंगे तो होगा 30,000 रुपये। तो आपने 2 लाख रुपए लगाया और कितना कमाने का सोचा, 30,000 रुपये कमाने का सोचा। तो आप क्या है, 30,000 रुपये आपका क्या है, सामान्य लाभ है। औसत लाभ कितना दिया हुआ है आपका, पहले से दिया हुआ है मतलब आपका पहले से लाभ कितना दिया हुआ है, 48,000 रुपये दिया हुआ है। दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 18,000। आपने सोचा था 30,000, आपने कमाया है 48,000, यानी कि 18,000 आपको क्या हुआ है, अधिलाभ हुआ है। अब अधिलाभ गुणित क्या करते हैं हम लोग, क्रय वर्षों की संख्या करते हैं। क्रय वर्षों की संख्या कितनी, 3 है। तो 18,000 गुणित जब 3 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 54,000 रुपये आंसर इसका आ जाएगा। ये आपको अकाउंट 12 के अकाउंट में सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर ख्याति की क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको ये प्रश्न। उसके बाद आता है जब निर्गमित चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता तो पासबुक में जमा शेष रोकड़ पुस्तक से क्या होगा। तो आप जो है 2 पुस्तक बनाते हैं, एक जो है मतलब ये बैंक समाधान विवरण का प्रश्न है, ये आपको 11वीं की बुक में मिलेगा। बैंक समाधान विवरण का बुक 11वीं अकाउंट में आपको ये मिलेगा। तो बैंक समाधान विवरण में ये होता है कि जब आप रोकड़ बही बनाए होंगे तो रोकड़ बही में आप जब किसी चीज़ का भुगतान किए, चेक का भुगतान किए, तो आपने क्या लिखा होगा, चेक का भुगतान करते समय आपने ये लिखा होगा कि चेक का भुगतान हुआ, इसका आशय ये है कि आपका पैसा क्या हो गया, रोकड़ बही में क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन क्या हुआ, वो चेक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ, बैंक में गया ही नहीं। तो बैंक का जो शेष है वो क्या दिख रहा होगा, अभी भी एज इट इज़ दिख रहा होगा। बैंक का शेष अभी भी, मान लेते हैं हमारे पास बैंक में 10,000 था और हमने एक चेक 5,000 का जारी किया था, तो हमने अपने रोकड़ बही में 5,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है, परंतु 10,000 रुपये का जो बैंक बैलेंस है अभी भी वो 10,000 के बराबर का ही है, वो बना ही हुआ है 10,000। वहाँ जब तक बैंक में बंदा जाके चेक को प्रस्तुत नहीं करेगा, बैंक वाला उस राशि को घटाएगा नहीं, क्योंकि बैंक ने भुगतान किया नहीं है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि पासबुक का जमा शेष रोकड़ पुस्तक से क्या होगा। तो पासबुक का जमा शेष कितना है, 5,000, जबकि रोकड़ पुस्तक मतलब रोकड़ पुस्तक का जो शेष है कितना दिख रहा है, 5,000, जबकि बैंक का जो पासबुक है उसका जमा शेष कितना दिख रहा है, अभी भी 10,000। तो ये कितना हो गया है, उससे अधिक हो गया है। तो सीधा सीधा हिसाब है कि ऐसे इसमें क्या हो जाता है, जमा शेष क्या हो जाता है, अधिक। साधारण भाषा में रोकड़ बही से हमने माइनस कर दिया और पासबुक में कुछ भी माइनस नहीं किया। तो एक जगह माइनस हुआ, दूसरी जगह माइनस नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है अधिक दिखेगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है 31, ये आया था आपके लेखांकन समीकरण अकाउंट का पार्ट है, 11वीं अकाउंट 11th अकाउंट में मिलेगा आपको। तीसरा चैप्टर से था। तीसरा चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि एक सूत्र होता है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। संपत्ति बराबर क्या होता है, हमेशा दायित्व प्लस पूंजी होता है। दायित्व के साथ पूंजी क्यों रखा जाता है, क्योंकि पूंजी भी एक प्रकार का दायित्व है, लेकिन कैसा दायित्व है, आंतरिक दायित्व, जिसका भुगतान करना या नहीं करना हमारे ऊपर होता है। अगर हानि होता है तो हम भुगतान नहीं करते, और लाभ होता है तो उसको ब्याज के सहित भुगतान हम लोग करते हैं। तो संपत्ति की जगह पे यहाँ पे लिख दिया परिसंपत्ति, और दायित्व को दायित्व ही लिखा है, और पूंजी की जगह लिख दिया समता। इक्विटी शेयर जो सुने होंगे आप, समतांश पूंजी, उसी को हम लोग को पूंजी को समता के नाम से वो लिखा हुआ है। तो परिसंपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी ये होता है। तो परिसंपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये वाला ऑप्शन तो सही है। आपको क्या पूछा है, क्या सही नहीं है। तो पहला तो आपको ये मालूम चल गया कि डी वाला ऑप्शन ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो है, परिसंपत्ति बराबर क्या होता है, दायित्व प्लस पूंजी, वो है। अब उसके बाद अगर इसमें से आप दायित्व को इधर ले जा देते हैं तो परिसंपत्ति माइनस दायित्व बराबर क्या हो जाएगा, समता हो जाएगा। तो ये भी सही है। इसी तरीके से
अगर आप क्या कर देते हो, दायित्व को वहीं रहने देते हो और समता को इधर ला लेते हो, तो परिसंपत्ति माइनस समता बराबर क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा। ये तीनों एक ही इक्वेशन से बने हुए हैं। ये यहाँ पर जो है परिसंपत्ति बराबर दायित्व, परिसंपत्ति प्लस दायित्व बराबर समता लिखा हुआ है, ये गलत है। परिसंपत्ति माइनस दायित्व बराबर क्या होता है, समता होता है। तो सी ऑप्शन इसका गलत आंसर है। उसके बाद आता है एस चीट किसका उदाहरण है। एस चीट जो है ये किसका उदाहरण है, पूंजीगत प्राप्तियों का। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये जो है आपको वही गैर लाभकारी वाला जो संस्थाओं के लेखे जो आजकल की बुक में हटा दिया, फर्स्ट ईयर की बुक आपको पकड़नी पड़ेगी, उसमें मिलेगा। मैं पहले ही बोला कि अकाउंट के लिए आपको फर्स्ट ईयर की बुक भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर ये आता है, ठीक। पूंजीगत प्राप्तियाँ किसको बोलते हैं, जो बहुत समय में एक बार, मतलब बहुत लंबा अमाउंट जो है वो बार बार प्राप्त नहीं होता, एक बार प्राप्त होता है, उसको पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, ठीक है। ये लॉजिकल क्वेश्चन था। प्राप्ति भुगतान खाता है, प्राप्ति भुगतान खाता वाला प्रश्न जो है, ये प्रश्न क्या है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमको ये लगता है कि जब भी हमारे को आय व्यय की बात करता है तो आय व्यय का जो लेखा होता है वो नाम मात्र के खाता के अंदर किया जाता है। नाम मात्र के खाता अंदर क्या किया जाता है, व्यय और हानि का लेखा विकलन किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और आय और लाभ का लेखा क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है। तो जब हमको लगता है कि प्राप्ति और भुगतान की बात कर रहे हैं, मतलब व्यय और हानि की बात कर रहे हैं, तो व्यय और हानि के हिसाब से क्या होना चाहिए, व्यय और हानि विकलन, आय और लाभ क्या होना चाहिए, समाकलन होना चाहिए। परंतु जब प्राप्ति और भुगतान की बात कर रहा है तो प्राप्ति और भुगतान की बात होने का मतलब ये है कि ये चीज़ किससे किया जाएगा, प्राप्ति और भुगतान क्या से होगा। प्राप्ति और भुगतान का सीधा और प्रत्यक्ष संबंध है कैश यानी कि रोकड़ से। किससे है, कैश या रोकड़ से। जब कैश की बात कर रहा है, कैश यानी कि क्या हो गया आपका संपत्ति, और जब संपत्ति की बात करता है, ठीक है, तो संपत्ति के जितने भी संपत्ति होते हैं उनके खाते कहाँ पे लिखे जाते हैं, वास्तविक खाते के अंदर की लिखे जाते हैं। संपत्ति दो किस्म की होती है, एक दृश्यगत संपत्ति और एक अदृश्यगत संपत्ति। दोनों ही संपत्ति के खातों का लिखा किसमें किया जाता है, वास्तविक खाते में। तो यहाँ पे अधिकांश लोग कंफ्यूज होंगे और कई लोग इसमें नाम मात्र खाता मार के आएंगे, क्योंकि व्यय और हानि का लेखा नाम मात्र खाता में होता है। परंतु यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो प्राप्ति भुगतान खाता है, प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैश को रिप्रेजेंट करने की वजह से वो कौन सा खाता है, वास्तविक खाता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद फिर से विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में क्योंकि मुद्दों में कौन सा विषय था, तो आपको पता है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बात ही कर रहा है व्यवसाय की, ट्रेड की, ठीक है, उसी के लिए बनाया गया संगठन है, व्यापार के लिए बनाया हुआ संगठन है, ठीक है। तो व्यापार और निवेश में संबंध हो गई, व्यापार और प्रतियोगिता नीति में संपर्क हो गई, और यहाँ पर भी सरकारी खरीद की पारदर्शिता और व्यापार का सरलीकरण बोला है। तो जहाँ पर व्यापार आएगा वहाँ पर ये लाइन रहेगा ही रहेगा। तो उस प्रकार से देखें तो जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ कि एक लाइन आपको पहले बताया था कि जहाँ पे भी उपरोक्त सभी हो, प्रायः 99% वहाँ पे आंसर क्या होता है, उपरोक्त सभी ही होता है। इसी तरीके से एक अच्छा सूचकांक निम्न परीक्षण को संतुष्ट करता है। तो एक अच्छा सूचकांक की बात किया है, प्रश्न ही बोल रहा है अच्छा, है ना, और क्या को संतुष्ट करेगा, परीक्षण को संतुष्ट करेगा, मतलब सभी प्रकार के जगह पे क्या उतरना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। तो इकाई परीक्षण में भी क्या होगा, खरा उतरेगा। समय उत्क्राम्यता परीक्षण में भी वो क्या होगा, खरा उतरेगा, और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण में भी वो क्या होगा, खरा उतरेगा। अगर आपको ऐसे याद नहीं आएगा तो फिर से वही मेरा एक कॉमन ट्रिक क्या है, जहाँ पे उपरोक्त सभी दिया रहता है वहाँ पे 99% क्या होता है, उपरोक्त सभी ही आंसर होता है। तो यहाँ पे भी उपरोक्त सभी था, यहाँ पे भी उपरोक्त सभी आंसर था, ठीक है। फिर उसके बाद अपन पहुँच जाते हैं 36 नंबर के प्रश्न में, मानवीय पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है। मानवीय पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो मानवीय पूंजी का निर्माण कैसे होगा, जब मानव को आप कौशल का विकास करोगे तो मानव क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, यानी कि उससे कौशल में वृद्धि करने से उसकी जो उत्पादन करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको स्किल डेवलप किए जाएंगे, तो क्या होगा, उसकी क्षमता बढ़ेगी, उसकी पूंजी मतलब मानवीय पूंजी का निर्माण होगा। तो एक मानवीय पूंजी का एक महत्वपूर्ण कारण पूछा है तो क्या होगा, कौशल विकास यानी कि स्किल का डेवलपमेंट, ठीक है साथियों। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शामिल नहीं होती। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की बात कर रहे हैं, यानी कि पहली बात हो जाती है आयात और निर्यात की। आयात निर्यात के बिना तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय होगा नहीं,
फिर आता है विदेशी निवेश। बात ही नाम से ही स्पष्ट है, विदेशी निवेश बोल दिया मतलब क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल है। और हमको क्या पूछा है, क्या शामिल नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, मेडिकल सेवा। चौथा क्या है, लाइसेंस ऑफ फ्रेंचाइजी। तो आपको मालूम होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जिनका व्यवसाय जो है एक राष्ट्र तक नहीं होकर बहुत राष्ट्रों में फैला होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी का लाइसेंस या फ्रेंचाइजी जो है अन्य संस्थानों में डालते हैं। तो ये भी किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से संबंधित है। तो क्या संबंधित नहीं है, क्या शामिल नहीं है पूछा है, तो मेडिकल सेवाएं जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद आते हैं अपन लोग, निम्नलिखित में से वह कौन सा सिद्धांत है जो नियोजन की क्रिया पर लागू होता है और अपने पथ की निरंतर समीक्षा करता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यकता अनुसार वांछित परिवर्तन करता है। जैसे कि मैं आपको एक तो प्रश्न का एक ट्रिक मैंने इससे पहले जिक्र किया कि कुछ प्रश्नों के आंसर जो होते हैं उस प्रश्न के अंदर ही दिए हुए होते हैं, बस आपको क्या करना होता है, प्रश्न को पहचानना होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नियोजन की क्रिया पर लागू होता है। कौन सा सिद्धांत है जो कि नियोजन की क्रिया पर लागू होता है, मतलब क्या पे, योजना बनाने पर लागू होता है। अपने पथ यानी कि रास्ते का निरंतर समीक्षा करता है, ठीक है। क्या करता है, अपने रास्ते का निरंतर समीक्षा करता है, मतलब अपने रास्ते आने वाले रास्ते को हमेशा क्या रखता है, ध्यान में रखते रहता है, देखते रहता है और लक्ष्य की प्राप्ति के अनुरूप क्या करता है, उसके लिए आवश्यकता अनुसार वांछित परिवर्तन करते रहता है। तो एक आप अगर आप नाविक को जानते हैं, नाविक परिवर्तन का सिद्धांत इसका आंसर हो रहा है। इस ऑप्शन से ही आपको समझ आ जाना चाहिए इसमें नाविकी परिवर्तन का सिद्धांत कैसे हुआ। जो एक नाविक होता है वो क्या करता है, उसको नाव चलाना है, नाव चलाते समय वो क्या करता है, हमेशा अपने पथ को निरंतर देखते रहता है कि उसके पथ में कोई जो है तेज लहर तो नहीं आ रही है, बाधा तो नहीं आ रही है, कोई पत्थर तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या तो नहीं है। उसको वो क्या करता है, उसकी समीक्षा करता है। अगर उसको लगता है कि कुछ चीज़ जो है बीच में आड़े आ सकती है तो क्या करता है, अपने पथ को परिवर्तन करता है और आवश्यक वांछित परिवर्तन करके क्या करता है, अपने रास्ते को बदल देता है। तो यही आंसर इसका है। अगर आपको इसका ऑप्शन का इसका आंसर नहीं मालूम था तो सीधा सीधा जो है इसका आंसर आप क्या है, अपने दिमाग लगा के भी इसको बना सकते थे। नाभिकीय परिवर्तन का सिद्धांत ये आंसर होता। अच्छा, इससे पहले वाला जो 37 नंबर का क्वेश्चन था ये भी 11th की बुक में मिल जाएगा, आयात निर्यात व्यापार वाले में। उसके बाद आता है बाजार मूल्य और राष्ट्रीय, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NI, ठीक है। और दूसरा क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट के रूप के, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच के अंतर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, तो पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। मैं एक ही कॉन्सेप्ट में सब कुछ चीज़ को समझा दे रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा उससे पहले समझने के पहले आप समझ लीजिए कि एक होता है GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल घरेलू उत्पाद। इसमें से जब आप डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास माइनस कर देते हो तो ये बन जाता है NDP। NDP का मतलब क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो GDP में से जब आप शुद्ध घरेलू डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो क्या बन जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसी तरीके से एक होता है NDP के बाद एक आता है GNP। GNP जो होता है, यहाँ पे सेकंड नंबर में N लगा है, यहाँ पे सेकंड नंबर में N का मतलब होता है नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता, ठीक है। तो GNP में जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो वो क्या बन जाता है, NNP। अब यहाँ पर आपको GNP भी नहीं पूछा है और क्या बोला है, NNP भी नहीं पूछा है, आपको पूछा है NI, वो भी किस पे, मार्केट वैल्यू पर। तो NNP जो निकलता है ये हमेशा किस पे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट पर निकलता है। फैक्टर कॉस्ट पर निकलता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, NNP फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पर। जब साधन लागत पे निकलता है यानी कि हम लोग इसको बनाए हैं तो बनाने में जो लागत हुआ है वो निकला है, ठीक है। अब इसको बाज़ार तक पहुंचाएंगे तो बाज़ार तक पहुंचाते समय हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है, GST है, ये सब गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स देती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ जो है छूट भी करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है और क्या कर देती है, कुछ सब्सिडी क्या कर देती है, देती भी है। इन दोनों को जो है आप हटा देंगे तो इन दोनों के माइनस करने के बाद जो निकलता है वो क्या निकल जाता है आपके पास,
शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब आप NNP में से क्या कर देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हो, तो वही क्या बन जाता है, NI बन जाता है। किसमें, NI किसमें बन जाता है, मार्केट प्राइस में। मार्केट प्राइस की जब बात कर रहा है तो क्या चीज़ आ जाएगा, अप्रत्यक्ष कर आएगा। सब्सिडी भी आता है क्योंकि सब्सिडी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को ही आपको आंसर के रूप में लेना है, ठीक है। इसके बारे में और कॉन्सेप्ट में एक दिन में हो सकेगा तो इसके एक टॉपिक के ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा। ये 12th का चैप्टर है, 12th के अंदर इको के अंदर ये आपको मिलेगा। राष्ट्रीय आय की गणना 2 चैप्टर के अलग से दिए हुए हैं, 2 पूरे चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन जो है बुक से ही आए हैं, नवबोध प्रबोध की ही बुक से हैं या तो NCERT की बुक से ही हैं, और अगर अकाउंट के क्वेश्चन हैं तो हाईएस्ट चले गए तो फर्स्ट ईयर की बुक से, क्योंकि उसमें थोड़ा डीप दिया हुआ है। तो आप लोग जो है अनावश्यक जो है किसी अन्य लोगों की बातों पर विचार ना करें, बुक में सब कुछ मिलेगा, अच्छे से पढ़ें। आगे इसके बाद अपन बढ़ते हैं। ये जो दिया हुआ है सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध का अध्ययन के परिणाम थे ये वाला, इसको यहाँ पर सॉल्व कर पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं इसको सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। ये आपको मिलेगा 11th की बुक में, 11th के इको का क्वेश्चन था, ये 11th के इको का क्वेश्चन था। इसको आप सहसंबंध वाला पार्ट में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। उसके बाद आता है, भारत में कई राज्यों में बिजली विद्युत की तीव्र कमी है ना, तीव्र कमी है, या किस प्रकार की वास्तविक वातावरण की, व्यावसायिक वातावरण की क्या है, समस्या को प्रकट करता है। तो कौन से प्रकार की व्यावसायिक वातावरण है, तो बिजली की समस्या, मतलब बिजली का उत्पादन क्या है, आर्थिक क्रिया है, और आर्थिक क्रिया से संबंधित वाला विषय है, तो ये कौन सा होगा, आर्थिक समस्या के अंदर आएगा। उसके बाद आता है, कल्पिता को किया गया नगद विक्रय डेबिट किया जाता है। अगर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर उधार विक्रय होता है तो उसके नाम से ही डेबिट होता है जो खरीद रहा है, लेकिन जब बात करते नगद की, तो नगद के में क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा और जो आता है वो विकलन होता है। वाट एवर कम्स इन, गोल्डन रूल है, वाट एवर कम्स इन क्या है, जो भी आता है अकाउंट में वो क्या है, जो भी आएगा वो डेबिट और जो भी जाएगा वो क्रेडिट। तो हमारे पास क्या आया, रोकड़ आया। नगद विक्रय करने पर क्या हुआ, हम बेचे तो कैसे बेचे, पैसा लेके बेचे, तो हमारे पास पैसा आया, हमारे पास से माल गया, यानी कि विक्रय खाता, मतलब हमारे पास क्या आया, पैसा आया है, तो रोकड़ खाता विकलन और विक्रय खाता समाकलन। कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो रोकड़ खाता डेबिट होगा। उसके बाद रोकड़ बही है, तो रोकड़ बही ये भी आपको 11th की बुक में मिलेगा, 4था चैप्टर है जनरल, उसके अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी 11th की बुक का ही है, 6वां चैप्टर से मिलेगा। 6वां चैप्टर का नाम ही है सहायक बही। सहायक बही के अंदर जो है, सहायक बही का 2 पार्ट दिया हुआ है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्रय बही विक्रय बही है और क्रय वापसी विक्रय वापसी है, ठीक है। और जबकि पार्ट 2 में रोकड़ बही है, 1 स्तंभी रोकड़ बही, 2 स्तंभी रोकड़ बही और 3 स्तंभी रोकड़ बही और लघु रोकड़ बही। तो आपको पूछा रोकड़ बही है, तो आपको पार्ट के नाम से ही पता चल जाएगा कि रोकड़ बही कौन सी बही है, सहायक बही। सब्सिडरी बुक कौन सा है, पार्ट 2, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, पार्ट 2 का नाम ही है रोकड़ बही। तो जाहिर सी बात है 11th की बुक से था, कोई नया क्वेश्चन नहीं था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अपन चले जाते हैं आगे। तो अब यहाँ पे पूछा है 80 के दशक के पूर्व भारत सरकार की आयात नीति के 2 महत्वपूर्ण पहलू कौन से थे। अब कब के पूछा है, 80 के पहले। 80 के पहले यानी कि 1991 में तो हम लोग क्या लाए हैं, नई औद्योगिक नीति लाए थे ना, जिसमें हम लोग क्या किए थे, LPG लाए थे, पिछले वाले वीडियो में बताया था LPG, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। उससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। बंद अर्थव्यवस्था मतलब हम लोग क्या करते थे, किसी भी विदेशी लोगों के साथ व्यापार करने से डरते थे। मतलब हम लोग क्या करते थे, अपने आयात में क्या करते थे, प्रतिबंध लगाते थे। हम लोग किसी भी विदेशी देशों के साथ व्यवसाय इसलिए करने से डरते थे कि हमको लगता था कहीं फिर से हम लोग किसी अन्य देश के गुलाम ना हो जाए, जैसे पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हो चुके थे, उसी प्रकार ना हो जाए, इसलिए हम डरते थे। इसलिए हम लोग क्या करते थे, आयात में प्रतिबंध लगाते थे और निर्यात को क्या करते थे, प्रतिस्थापन करते थे, यानी कि निर्यात के स्थान पर कोई अन्य वस्तु का उपयोग करने की कोशिश करके मतलब प्रतिस्थापित करते थे उसको। तो इस प्रकार से अगर इसको देखेंगे तो जो 80 के दशक के पहले की बात कर रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। ये भी आपको 11th के इको की बुक में मिलेगा, एक चैप्टर ही है पूरा ये आयात निर्यात वाला, ठीक है।
उसके बाद आता है प्रारंभिक व्यय का उदाहरण है। प्रारंभिक व्यय का उदाहरण ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछ चुका है पहले भी, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेक्चरर के में नहीं पूछा होगा तो अकाउंटेंट के में पूछा है, मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 किस्म के व्यय होते हैं, एक आयगत व्यय होता है जो कि बार बार होता है, जिसकी प्रवृत्ति लगातार वाली होती है, जैसे वेतन देना है ना, या आपका कोई भी ऐसे प्रकार का चीज़ देना जो आप बार बार दोगे, किराया देना। पूंजीगत व्यय होते हैं जो कि बहुत लंबे समय में एक बार होते हैं, जैसे कि किसी भारी मशीन का क्या करना, मतलब भारी मात्रा में मरम्मत करना या नई मशीन की खरीदी करना, ये सब क्या है पूंजीगत व्यय के अंदर आ जाते हैं। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो इन दोनों प्रवृत्ति के नहीं होते, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अस्थगित आगम आयगत व्यय। साधारण भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो प्रारंभिक व्यय होता है वो क्या होता है, एक ही बार किया जाता है, लेकिन उसको हम लोग कृत्रिम संपत्ति मानते हैं, क्योंकि उस व्यय को किए बिना हमारा व्यवसाय चालू नहीं हो सकता था, इसलिए व्यवसाय को चालू करने के लिए वो आवश्यक था, इसलिए हमारे लिए क्या है, कृत्रिम संपत्ति के रूप में भी हम लोग इसको काल्पनिक संपत्ति के रूप में भी मानते हैं, ठीक है। और प्रारंभिक व्यय के ऊपर किया गया खर्चा क्या कहलाता है, अस्थगित आयगत व्यय कहलाता है। ये भी उसी पार्ट का ही, उसी वाले जो मतलब आपका जो मैं बता रहा हूँ कि आपके 12 के अकाउंट की बुक में नहीं मिलेगा वर्तमान में, क्योंकि वो चैप्टर हटा दिया है, तो आपको फर्स्ट ईयर की बुक ही पकड़ना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर की बुक से मिलेगा ये आपको, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं। प्रदर्शन वाला साझेदार किसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जब वो प्रदर्शन वाला साझेदार है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को ऐसा शो कर रहा है कि वो क्या है, साझेदार है, परंतु वो साझेदार है नहीं, ठीक है। साझेदार होने का क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि मैं साझेदार हूँ, बट वो कि साझेदार एक्चुअल में वो है नहीं, ठीक है। तो किसके प्रति उत्तरदायी है, तो फर्म के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता, वो फर्म के अन्य साझेदारों के प्रति भी उत्तरदायी नहीं हो सकता, तृतीय पक्षकार के प्रति भी उत्तरदायी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर उत्तरदायी नहीं है पूछा तो क्या आएगा, उपरोक्त सभी। अगर आपको ये आंसर नहीं मालूम था तो फिर से वही ट्रिक, जब भी उपरोक्त सभी आता है तो आंसर क्या होता है, उपरोक्त सभी। तो मैं 2 ट्रिक को आपको पालन करके दिखा दिया हूँ। कौन कौन सा ट्रिक, एक क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है जो नाविकी सिद्धांत वाला जो आपको दिखाया, और उपरोक्त सभी वाला भी दिखा चुका हूँ मैं। एक ट्रिक जो मैं आपको और बोला था कि जो अलग होता है वही क्या होता है, उत्तर होता है, वाला ट्रिक को भी मैं आगे आपको दिखा दूंगा। फिर आता है 50% से अधिक स्वामित्व की स्थिति होने से उद्यमी को प्रबंधकीय नियंत्रण प्रदान करने वाला को कहा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग बहुसंख्यक ब्याज। ये आपको जॉइंट वेंचर फर्स्ट ईयर की बुक से ही मिलेगा। फर्स्ट ईयर की बुक आपको अकाउंट के लिए पकड़नी ही पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बुक में मिलेगा, 12 की बुक में नहीं खोजेंगे, नहीं मिलेगा ये, ठीक। उसके बाद अपन आ जाते हैं बाजार की शक्तियों से आशय क्या है। बाजार की शक्तियों से क्या अभिप्राय है, बाजार की शक्ति किसको बोलते हैं, तो सामान्य रूप से तो मांग और पूर्ति को बोलते हैं, लेकिन मांग जो है कीमत का फलन है, तो मांग जो है बिना कीमत के जो प्रभावित नहीं होता प्रायः देखा जाए तो। उसी तरीके से पूर्ति भी जो है कीमत का फलन है, तो इसमें भी जो है आपका आंसर उपरोक्त सभी आएगा। अगर आपको फिर से आंसर नहीं मालूम था तो फिर वही ट्रिक, जहाँ पे उपरोक्त सभी दिया होता है वहाँ पे उपरोक्त सभी 99% आंसर होता है। और सब्जेक्टिव है तो फिर तो जाहिर सी बात है होता ही प्राय। उसके बाद आ जाते हैं, इसमें पूछा है एक्स लिमिटेड कंपनी ने 28,80,000 मूल्य की क्या खरीदी, परिसंपत्ति खरीदी, और बदले में क्या किया, 100 रुपये के प्रत्येक के बदले 4% पट्टे पर क्या किया, ऋण पत्रों को निर्गमित किया। इसका सूत्र होता है क्रय प्रतिफल का मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में क्रय प्रतिफल का मूल्य को क्या बोल सकते हो आप, परचेसिंग प्राइस बोल लो साधारण भाषा में। क्रय प्रतिफल का मूल्य बटे निर्गमित अंशों का या निर्गमित ऋण पत्रों का मूल्य। तो निर्गमित ऋण पत्रों का मूल्य कितना है, 100 का नहीं रहा, 100 माइनस क्या हो गया, बट्टा बराबर 4, मतलब कितना हो गया ये 96। तो आप अगर 28,80,000 रुपये को 96 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 30,000 मिल जाएगा। तो 30,000 अंशों को आप क्या किए हो, 30,000 ऋण पत्रों को क्या किए हो, निर्गमित की हो। ये 12वीं की बुक का है, 12वीं की कौन सी बुक से है ये भी बता दे रहा हूँ। ये 12वीं की बुक इको से था, ठीक है, मांग और पूर्ति दोनों मिल जाएगा। ये जो है आपको 12 की बुक अकाउंट में मिलेगा, कौन सा चैप्टर में मिलेगा, 9th नंबर के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। 8 नंबर में मिलेगा एक्चुअल में, उसके बाद 9th में ऋण पत्रों का शोधन है, तो ये 8 नंबर में मिलेगा, सॉरी, ठीक है। 9th नंबर में ऋण पत्रों का शोधन दिया, 8 नंबर में ऋण पत्र दिया और 7 नंबर में अंश पत्र दिया हुआ है। 7 नंबर और 8 नंबर में सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है, बनाने का टेक्निक सेम है, बस ये अंश पत्र है, ये ऋण पत्र है। 7th वाला जो है अंश पत्र है, 8 वाला जो है ऋण पत्र है। अंश पत्रों का हरण होता है, ऋण पत्रों का हरण नहीं होता। बाकी सारे प्रश्न जो है प्राय सेम ही मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अपन अब आता है फिर से कालानुक्रमी वर्गीकरण में आंकड़ों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कालानुक्रम, काल किसको बोलते हैं, समय को, कालखंड सुने
समय जो होता है उसके हिसाब से क्या होता है, कालखंड सुने हो ना, या अगर आपने ये इस तरीके से नहीं देखा होगा तो इस तरीके से सुना होगा, भूतकाल, वर्तमान काल, मतलब काल का आशय ही है समय। और इस प्रश्न में क्या पूछा है, कालानुक्रमी वर्गीकरण, मतलब काल के अनुसार क्या करना, वर्गीकरण। तो उसमें कैसे वर्गीकृत किया जाएगा, आंकड़ों को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा, काल के अनुसार यानी कि समय के अनुसार। जैसे मैं पहले भी बोला, प्रश्न में ही कई बार आंसर दिया होता है, बस आपको पढ़ने की अच्छे से प्रश्न को आवश्यकता होती है। इसका आंसर को नहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप खोजेंगे तो 11वीं की इको की बुक से मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी इसमें सीधा सीधा आंसर दिख रहा था, इसमें कोई दिक्कत की विषय नहीं था। फिर एक आता है कि एक उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो जब प्रत्येक इकाई से मिलने वाली, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, समान हो जाती है, यानी कि उसको हर एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो रही होती है, समान हो रही होती है, तो उस स्थिति में पहुँच जाता है जिसको हम लोग संतुलन की स्थिति या इक्विलिब्रियम की स्थिति बोलते हैं, ठीक है। ये भी इको की बुक से है, ये 12th की इको की बुक में मिलेगा, उपयोगिता वाला पार्ट में, ठीक है। 12th की इको की बुक में मिलेगा, 12th की बुक इकोनॉमिक्स की, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आ रहा है, बुक से ही आ रहा है, बस आप पढ़ रहे नहीं हो, बात की बात है, ठीक है। उसके बाद आता है मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं, ये भी 12th की इको के बुक में ही मिलेगा। मुद्रा करके एक चैप्टर है पूरा। तो मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है, यानी कि लेन देन का माध्यम है। बिना मुद्रा के क्या कर सकते हो आप, लेन देन नहीं कर सकते। मूल्य का माप, तो मुद्रा से ही हम लोग किसी वस्तु के मूल्य की क्या करते हैं, माप करते हैं कि एक वस्तु कितने रुपए की है, उसको मापने के लिए किस मूल्य की जो जरूरत होती है वो किस रूप में मापा जाता है। हम ये बोलते हैं ये वस्तु इतने रुपए की है, मतलब इतने मुद्रा की है, इतने पैसे की है, मतलब मूल्य का माप। अब यहाँ पे आपको जैसे पहले बताया था कि जहाँ पर ए और बी दोनों आए या उपरोक्त सभी आए, वहाँ पे प्राय क्या होता है अंतर, ए और बी या तो उपरोक्त सभी ही आंसर होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों दिया, तो ए और बी दोनों आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोध में तर्क प्रस्तुत नहीं करता। यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, नहीं को अक्सर हम लोग भूल जाते हैं और नहीं की वजह से हमारा गलती हो जाता है, ठीक है। नहीं करता है बोल रहा है मतलब उसका विरोध नहीं करता, किसका, है ना, सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोध में तर्क प्रस्तुत नहीं करते। सामाजिक उत्तरदायित्व का विरोध में तर्क प्रस्तुत नहीं करेगा, मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व का विरोध नहीं करेगा, साधारण भाषा में बोले तो जब हम बात करते हैं दीर्घकाल में व्यवसाय के हित की, लंबे समय में व्यवसाय के हित की बात करते हैं, मतलब हम पहला हमारा प्राथमिकता क्या होगा, उपभोक्ता को संतुष्ट करना, और बाद में क्या करना, लाभ कमाना। दीर्घकाल में व्यवसाय का क्या करना, हित करना। तो ये जाहिर सी बात है कि इसकी मतलब भावना को हमारे को बताता है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बताता है। ये 11वीं की इको की बुक में मिल जाएगा आपको प्रश्न, ठीक है। ये वाला 12वीं की बुक में मिलेगा, ठीक। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। रीगर और मिलर, सर विलियम बेवरीज, प्रोफेसर हॉकिंस, न्यायमूर्ति टिंडाल, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये चारों बीमा वाले पैक से है, 11वां पार्ट है। जो चारों के चारों जो है इन्होंने अपने अपने तर्क में बीमा की परिभाषा दी है। 11वीं के बीएसटी में एक चैप्टर है, एक टॉपिक मिल जाएगा आपको पूरा बीमा के ऊपर। ये जो बीमा वाला प्रश्न है उसी से है, इन सबको आप मिलाओगे तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। इसमें आपको परिभाषा याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, बस आप एक क्या कर सकते हैं कि नाम से कुछ एक वर्ड को पकड़ के रिलेट कर सकते हैं कि ये वर्ड किसने बोला था, लाइक निश्चित घटना किसने बोला था, तो निश्चित घटना किसने बोला था, प्रोफेसर हॉकिंस ने बोला था। ऐसा टाइप से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कोई इसका ट्रिक नहीं है इसको याद रखने का। 55वां क्वेश्चन, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसके आंसर में अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। मेरे हिसाब से इसका आंसर समानुपात होना चाहिए। जब भी साझेदारी अनुबंध का अभाव होता है तो साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। 1932 जब लागू होता है, साझेदारी अधिनियम 1932 जब भी लागू होता है तो 1932 के अनुसार लाभ जो होता है वो हमेशा क्या अनुपात में बांटा जाता है, समान अनुपात में। जब अनुबंध का अभाव यानी कि समझौते का अभाव है, ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है समझौते का अभाव है तो लाभ विभाजन अनुपात तैयार नहीं किया होगा। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पे हुए पूंजीगत लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर क्या होना चाहिए, लाभ विभाजन अनुपात नहीं होकर क्या होना चाहिए, समान अनुपात होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अनुबंध का अभाव है तो लाभ विभाजन अनुपात तो बना ही नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अनुबंध के अभाव में हम लोग कौन सा नियम पालन करेंगे, साझेदारी अधिनियम 1932। और 1932 क्या बोलता है कि समान अनुपात में लाभों का वितरण किया जाना चाहिए। तो ये भी आपका जो है वो आंसर होगा,
ठीक है, तो 2 ट्रिक तो मैंने अभी तक के आपको पालन करके दिखा दिया। तीसरा का एक भी प्रश्न अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका भी प्रश्न, उसके बाद फिर आज की वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। तो अदृश्य निर्यात किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो दिखाई नहीं देता टर्सरी सेक्टर जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा का निर्यात। जीएसटी भी आप पढ़ोगे, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स जो है आपको दिखाई देगा, सर्विस का आकार प्रकार नहीं होता, कैसे दिखता है इसको, मतलब कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, इसलिए क्या होता है, सेवाओं के निर्यात को हम लोग क्या बोलते हैं, अदृश्य निर्यात बोलते हैं। ये भी 11th के चैप्टर से ही मिलेगा आपको, 11th की बुक में, इको की बुक में मिल जाएगा, या आयात निर्यात इको की बुक में होगा, या तो व्यवसाय की बुक में होगा, लेकिन है 11th की बुक में, ये श्योर है। 12 में नहीं मिलेगा, इको की 11th में ही मिलेगा ये, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये भी सांख्यिकी वाला प्रश्न भी 11th की बुक से ही पूछा था, 11th के इकोनॉमिक्स में ही पूछा था। इकोनॉमिक्स वाले के लिए ही आज का वीडियो प्राय जा रहा है, इसलिए इकोनॉमिक्स वाले सभी प्रश्नों को विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा कथन सांख्यिकी क्षेत्र की वास्तविकता को दर्शाता है, सांख्यिकी क्षेत्र की वास्तविकता को दर्शाता है। अब इसका आंसर अगर आपको नहीं मालूम है, मान लेते हैं कि इसका आंसर आपको नहीं मालूम, तो यहाँ पे बोलता है सांख्यिकी का क्षेत्र असंबंधित तथ्यों के एकत्रीकरण से संबंधित है। सांख्यिकी का जो क्षेत्र है संबंधित तथ्यों के एकत्रीकरण से संबंधित है। सांख्यिकी का जो क्षेत्र है असंगठित तथ्यों के एकत्रीकरण से संबंधित है। सांख्यिकी का क्षेत्र जो है वो संगठित तथ्यों के एकत्रीकरण से संबंधित है, और सांख्यिकी का जो क्षेत्र है बेकार तथ्यों के एकत्रीकरण से संबंधित है। तो इन ऑप्शन में आप देखोगे तो इसमें लिखा है असंबंधित, इसमें लिखा है असंगठित, इसमें लिखा है बेकार। ये तीनों ही एक प्रकार से क्या दिख रहे हैं, मिलता जुलता दिख रहे हैं, ये और ये, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, संगठित। और मैं आपको एक ट्रिक बताया था कि जो अलग है वही क्या होता है, उत्तर होता है। तो यहाँ पर असंबंधित तथ्य, असंगठित तथ्य और बेकार तथ्य, तीनों का एकत्रीकरण की बात किया है, तीनों एक जैसा ही दिख रहा है आपको। जबकि ये वाला क्या की बात कर रहा है, संगठित तथ्यों के एकत्रीकरण की बात कर रहा है। तो सी इसका आंसर होगा। ये जो मेरे दोस्त का ट्रिक था, जिसको मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आप फंस जाए वहाँ पे आप इस ट्रिक का भी पालन कर सकते हैं कि जो अलग है वही उत्तर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सारणियन के लिए सही नहीं है। तो समंकों को प्रस्तुत करने के लिए सारणियन बनाया जाता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। पंक्ति और स्तंभों के बीच में तुलना की सुविधा प्रदान करता है, तो ऐसा नहीं करता ये, ठीक है। समंकों का सांख्यिकी विश्लेषण के लिए सारणियन की आवश्यकता होती है, समंकों को आरेखी प्रतिनिधित्व के लिए सारणियन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो समंकों का आरेखी प्रतिनिधित्व करने के लिए भी सारणियन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। समंकों का सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, उसको प्रस्तुत करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तीनों सिमिलर लग रहा है फिर से, क्योंकि इसमें प्रस्तुत करने की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, या उसको दिखाने की बात कर रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पंक्तियों और स्तंभों के बीच तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है बोल रहा है। तो यही इसका आंसर लिया गया है। अगर इसको इस तरीके से भी, अगर मतलब अब थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के लॉजिकल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। आज जो है अपन 58 तक के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो पसंद आया होगा। तीनों ट्रिक को मैंने अप्लाई करके दिखा भी दिया है। इस वाले में तो एकदम से देख चुके हैं, नाविकी वाला भी देख डाले आपने, उपरोक्त सभी वाला भी देख लिया, ए और बी वाला भी देख लिया। तो जितना मेरा अनुभव था उसको मैंने साझा कर दिया। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। और अपने डाउट को बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँ। हो सकता है पढ़ने पर आप मेरे नंबर में भी पर्सनल मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार पुनः वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।